अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से पहले स्टेट्स ऑफ गैसेस को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या जो हमारे पास गैसेस के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। तो देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका फिक्स शेप होता है, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो लिक्विड स्टेट्स है जिसका हमारे पास वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप क्या होता है कि फिक्स नहीं होता। उसके बाद हमारे पास गैसेस स्टेट होती है। गैसेस स्टेट की क्या होती है कि ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका क्या होता है कि शेप फिक्स होता है। लेकिन अगर हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी भी कंटेनर में कंप्रेस करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है कि हमें मिलता है। लेकिन फ्री स्टेट में किसी भी गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है या हमारे पास ऑक्सीजन गैस है एयर में, मतलब कि प्रेजेंट है फ्री स्टेट में, तो उसका हम वॉल्यूम नहीं बता सकते। लेकिन अगर किसी भी गैस को कंटेनर में फिक्स करेंगे तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या बताया कि अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, के जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं कि सेपरेट, मतलब कि अलग अलग होते हैं। जहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में हमने क्या किया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को, मतलब कि गैस को कंप्रेस किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं कि सेपरेट होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होती है वो क्या होती है कि ज़्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं कि मतलब कि फर्स्ट पॉइंट से हमें पता चलता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताया कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मतलब कि सेपरेटेड होते हैं। किस तरीके से? ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब कि एक बड़ा सा डिस्टेंस है, बड़ी सी स्पेस है, जिस वजह से हमारे पास ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पे बताती है कि द मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब कि जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हमारे पास फिक्स वॉल्यूम, अगर हम फ्री स्टेट में कहें तो उनका वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। अगर हम किसी भी कंटेनर में इसको कंप्रेस करते हैं तो उसके बाद इनका वॉल्यूम हम देख सकते हैं, इनका वॉल्यूम हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी गैस, जैसे आप कहीं भी जाते हैं कि अगर आप सिलेंडर में गैस फिल कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि इतने लीटर्स, मतलब कि इतना वॉल्यूम हमें गैस का चाहिए। तो वो क्या करता है कि उनको जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी सिलेंडर में तो इसका हमें वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडमली मोशन, के जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं कि रैंडमली मोशन में होते हैं। रीज़न क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखेंगे अगर हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी बॉडी, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, अगर वो मतलब कि मोशन में है, वो चुरपुर में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या होता है कि मूवमेंट में होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं कि रेंडमली, मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, मतलब ये रेंडमली क्या होगा कि मूवमेंट करता रहता है। कि क्यों मूवमेंट करता रहता है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है कि हाई होती है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं कि ये रेंडमली मूवमेंट में होते हैं, ये रेंडमली मोशंस में होते हैं। ये रेंडमली क्या होते हैं कि मूवमेंट में होते हैं, रेंडमली क्या होते हैं कि मोशन में होते हैं। इसी वजह से तो हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का शेप नहीं देख सकते, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का फिक्स शेप नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली, अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली मूवमेंट में हो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका व्हाइट कलर है, उसका ब्लैक कलर है। अगर हम इसको ज़्यादा मूवमेंट कंटिन्यूसली करें तो इसका हमें व्हाइट कलर और इसका ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा। रीज़न क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली क्या होगी कि मूवमेंट में होगी।
वैसे ही सेम हमारे पास होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मतलब कि रेंडमली क्या होते हैं कि मोशन में होते हैं। इस वजह से हम उनका शेप मतलब कि फिक्स नहीं होता, उनका शेप हम नहीं देख सकते, उनका हम स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। इस वजह से गैसेस के पार्टिकल जो गैसेस में होते हैं उनका शेप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता। रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं कि रेंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे, थर्ड भी डिफाइन हो गई। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज पे आए कि द गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विथ ईच अदर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता रहे हैं। कौन सी 2 पॉइंट्स? एक तो यहाँ पे बता रहा है कि द गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव्स करते हैं स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमारे पास लाइट होती है, लाइट भी क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। किस तरीके से? कि अगर हमारे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल, दूसरा ये हमारे पास है और थर्ड हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है। अब जो ये गैस का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूवमेंट करेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा कि ट्रेवल करेगा, मतलब कि मूवमेंट करेगा वो एज स्ट्रेट में करेगा। ऐसा नहीं कि गैस का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मतलब कि इस तरीके से ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही करेगा। स्ट्रेट लाइन विदाउट द स्ट्रेट लाइन के ट्रेवल ये नहीं करते। सेकंड पॉइंट कौन सी बताई? कि ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें लेकिन अनटिल दी कोलाइड विथ ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे फिर भी वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे कि ट्रेवल करेंगे। ऐसा नहीं कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे इसके साथ जैसे ही टकराया मतलब कि कोलाइड किया तो उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि उल्टा फुल्टा हो जाए। ऐसा नहीं होता कि ये भी फिर भी क्या करेगा कि अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब कि जो हमारे पास ये वॉल ऑफ कंटेनर है, तो अगर इसके साथ ये टकरा रहा है तो उसके बाद ये क्या होगा कि सीधा मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। अगर इसके साथ टकरा रहा है तो ये सीधा मतलब कि इसके साथ यहाँ पे करेगा। उसके साथ टकराने के बाद ये फिर क्या करेगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आई कि गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, मतलब अगर दूसरे के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कोलाइड कर रहे हैं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट अपनी ही स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे डिफाइन हो गई। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑन अ कोइलन मॉलिक्यूल्स do not lose energy because they are in elastic nature। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बता रही ये एक बड़ी पॉइंट है। किस तरीके से? कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी लूज क्यों नहीं होती। उसकी एनर्जी क्या होती है कि अगर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे हम बाल को करते हैं कि मतलब कि किक करते हैं, अगर यहाँ पे एक बाल इसको हमने किक किया उसके बाद वही बाल दूसरे बाल को लगता है तो ये बाल क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है, दूसरा बाल जो होता है वो कंटिन्यूसली फिर क्या करता है कि मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके गैस के मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है ना वो लूज नहीं होती, बिकॉज दे आर इन इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर कौन सी होती है कि अगर ये गैस का मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ पे 10 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, उसके बाद ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स के साथ जब टकरा रहा है, इस मॉलिक्यूल्स की भी पहले हमारे पास क्या है कि 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी फॉर्म में है। उसके बाद जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा तो इसकी जो 10 किलो जूल मोल थी वो एनर्जी इस एनर्जी में क्या होती है कि ऐड हो जाती है। तो जैसे ये ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 10 + 10 क्या होती है कि 20 हो जाती है। इस वजह से वो गैस का मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा क्या करेगा कि इंक्रीज हो जाएगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से अब उनमें क्या होती है कि इलास्टिक नेचर की वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है डिक्रीज नहीं होती। अगर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि और ज़्यादा क्या करते हैं कि मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं। आपने देखा होगा
कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मूवमेंट इंक्रीज होती है। आपने गर्मियों की मौसम में देखा होगा कि अगर हम किसी भी बाइक को मतलब कि जब गर्मियों की मौसम में बाहर रखते हैं, मतलब कि बाहर अगर आप बाइक को बाहर मतलब कि खड़े करें तो उसकी एयर मतलब कि जो टायर की एयर होती है ना वो फुल हो जाती है गर्मियों में। हम अगर उसमें कम एयर डालें तो उसके बाद वो फिर और ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं मॉलिक्यूल, जैसे टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसकी 10 थी तो इसके साथ मिलेगा 20 हो जाएगी, उसके बाद ये मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होगा तो इसकी 30 हो जाएगी, 30 में से इसकी 60 हो जाएगी। मतलब इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ इंक्रीज जैसे होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद आपने और एग्जांपल देखा है कि सर्दियों के मौसम में अभी जो चल रही थी सर्दी की मौसम, उसमें अगर हम शाम को मतलब कि ज़्यादा एयर डालते हैं टायर में, सुबह को देखते हैं तो वो एयर मतलब की आवाज़ होती है वो कम हो जाती है। हम समझते हैं कि पंचर हो गया है, लेकिन पंचर नहीं होता है। क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे कम होता है तो इनकी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जैसे डिक्रीज हो, मूवमेंट कम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाते हैं। इस वजह से टायर की एयर जो हमें मतलब कि कम नजर आती है, हम कहते हैं कि इसका ये मतलब ये पंचर हो गया है या हमारे पास में कोई फॉल्ट है जिस वजह से हम परेशान रहते हैं। ऐसी कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये तो हमारे पास पॉइंट्स क्लियर हो गए। इलास्टिक नेचर की वजह से उनमें क्या होती है कि एनर्जी क्या होती है कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सिक्स पॉइंट, द प्रेशर ऑफ प्रोड्यूस व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि इनका प्रेशर क्या होता है कि प्रोड्यूस हो जाता है जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनका मतलब कि प्रेशर क्या होता है कि और इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है कि इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद सेवंथ पॉइंट लास्ट हमारे पास है कि देयर आर अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है कि हमारे पास ये एटम है, एटम में क्या है कि न्यूक्लियस है, और दूसरा हमारे पास ये क्या है कि एटम है, और इस एटम में भी क्या है कि न्यूक्लियस है। दोनों फोर्स बता रहा हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स भी बता रहा हूँ, रिपल्सिव फोर्स भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या है कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कौन सी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है कि रिपल करता है, मतलब कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करती हैं, धकेलती हैं, मतलब कि एक दूसरे को दूर करती हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी कि रिपल करेगी। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है कि रिपल करती है, मतलब कि सेम चार्जेस को एक दूसरे को क्या करती हैं कि रिपल करती हैं। उसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इस नेगेटिव चार्ज में मतलब कि अगर डिफरेंट चार्जेस आ जाएं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं कि अट्रैक्ट करती हैं। अगर यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को मतलब कि सेम चार्जेस क्या करेंगी कि रिपल करेंगी, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर यही हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमारे पास कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव के चार्ज क्या करेगी कि अट्रैक्ट करेगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कि अट्रैक्टिव करेंगे, और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कि रिपल करेंगे, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों फोर्स क्या होते हैं कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने 7 पॉइंट्स को डिफाइन किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन होती है, हमारे पास इफ्यूजन होती है, हमारे पास जो और प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लॉज पढ़ेंगे। लॉज में हमारे पास बहुत सारे इसके लॉज हैं, इवापोरेशन हो गया, इवापोरेशन नहीं, लॉज बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और न्यूमेरिकल्स किसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी सारे इंशाल्लाह हम लेक्चर के बाद मतलब कि एक दूसरे के साथ हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।